स्टूडेंट्स, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लेसन नंबर 11 की। लेसन नंबर 11 है अपना द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य के तापीय गुण, यह है लेसन नंबर 11। अब द्रव्य के तापीय गुण के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उससे पहले हमने इनके यांत्रिक गुण पढ़े थे, जिसके अंदर बर्नौली का सिद्धांत, पीटोनली, वेंचुरी प्रवाह मीटर, बैरोमीटर, ये सब के बारे में आपने चर्चा करी। अब हम जो 11 12 लेसन जो हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरा डिपेंडेंट करेगा टेम्परेचर के ऊपर। किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। टेम्परेचर के इफेक्ट्स यहाँ हम देखेंगे कि टेम्परेचर के कितने इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, किस टाइप से ठोस वर्क करता है, द्रव वर्क करता है, गैस वर्क करता है। वैसे तो द्रव्य के बोले हैं, तो द्रव्य का मतलब द्रव नहीं होता है, द्रव्य का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। और इसके 3 टाइप होते हैं यहाँ पर, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सिर्फ 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्टों के थ्रू हमें ये देखना है कि ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसे फटाफट से नोट कर लीजिए आप। इसी के साथ इसके टेम्परेचर इफेक्ट्स को मापने के लिए, इसके टेम्परेचर इफेक्ट्स को देखने के लिए हमें कुछ स्केल यूज में लेने होते हैं। हमें क्या यूज में लेना होता है? कुछ स्केल यूज में लेने होते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्केल है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 टाइप के स्केल बता रही हूँ। एक होता है सेल्सियस स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। होते हैं सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस में तो आप जानते हो 0 से 100 डिग्री तक ये होते हैं। सेल्सियस में आप क्या जानते हो कि जो इसका मान है वो 0 से 100 डिग्री के बीच में होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या होता है? फ़ारेनहाइट में इसका मान होता है 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेल्सियस पैमाने में कितने से कितने तक, सेल्सियस पैमाने में कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक सेल्सियस होते हैं। तो 0 से 100 होते हैं आपके सेल्सियस स्केल के अंदर, और 32 से 212 फ़ारेनहाइट होते हैं आपके फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। इसे भी नोट कर लीजिए। जो आपकी क्लासेस में छुड़वाया हुआ टॉपिक है वो मैं नहीं कराऊंगी आपको। इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक हम चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। अगला टॉपिक है आपका ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। सबसे पहले समझने वाली बात है कि भैया ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार होता क्या है। तो तापीय प्रसार होता है कि किसी भी वस्तु को हीट देने के बाद उसकी लेंथ के अंदर जितना भी परिवर्तन आ रहा है उसे हम प्रसार के अंदर लेते हैं। प्रसार का मतलब होता है उसकी लेंथ के अंदर, उसकी डायमेंशन के अंदर चेंजेस आ जाए तो उसे हम प्रसार कहते हैं। यदि ये चेंजेस, ये परिवर्तन टेम्परेचर की वजह से हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे तापीय प्रसार, जो कि 3 टाइप के होते हैं। देखिए तापीय प्रसार
रेखीय तापीय प्रसार, क्षेत्रीय तापीय प्रसार, आयतन तापीय प्रसार। कि रेखीय के अंदर जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें हम रेखीय तापीय प्रसार के अंदर लेंगे और अल्फा से डिनोट करेंगे। क्षेत्र में मतलब 2 डायमेंशन के अंदर जितने भी प्रसार होंगे बीटा से डिनोट करेंगे। आयतन के अंदर जितने भी तापीय प्रसार होंगे हम गामा से डिनोट करेंगे। ये होता है आपका 1 डायमेंशनल, मतलब एक घनमाव के अंदर होता है। क्षेत्रीय प्रसार होता है आपका 2 डायमेंशन, 2 के अंदर होता है इसमें चेंज, और यहाँ होता है 3 डायमेंशन, मतलब 3 चीजों के अंदर इसमें परिवर्तन होता है। तो आपका हो गया 1D, 2D एंड 3D। इसे नोट कर लीजिए। इससे पहले इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। अधिकांश पदार्थों में ताप वृद्धि से उनके आकार में वृद्धि होती है। इसे ही ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। पदार्थों के ऊष्मीय प्रसार का गुण विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यह ठोस, द्रव तथा गैस पर निर्भर करता है। अब बेटा बोर्ड पे से नोट कर लो इसको। ये नोट करके हेडिंग डाल देना, रेखीय तापीय प्रसार। ताप वृद्धि करने पर जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है, तब यह रेखीय प्रसार कहलाता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए, अब क्षेत्रीय प्रसार है, इसके लिए क्या लिखोगे? क्षेत्रफल में परिवर्तन होने पर जो प्रसार होता है क्षेत्रीय प्रसार होता है। इसी प्रकार आयतन के लिए क्या लिखोगे कि आयतन में परिवर्तन होने से जो प्रसार होता है उसे आयतन प्रसार कहते हैं। ये लंबाई की वृद्धि के कारण होता है, ये क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण होता है, ये आयतन में वृद्धि के कारण होता है। समझ में आया आपको ये चीज? इन तीनों को नोट कर लो। फिर आपको इसमें कुछ तथ्य लिखवा देते हैं अल्फा, बीटा और गामा के। इसमें कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जो आपके काम नहीं आएंगे, तो इन्हें आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको इसका बेसिक पॉइंट बता देते हैं, अल्फा बराबर क्या होना चाहिए। देखिए अल्फा बराबर यानी फॉर्मूला होगा 1/L डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। बीटा के लिए क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू 1/A डेल A अपॉन डेल T। आयतन के लिए क्या होगा? गामा बराबर 1/V डेल V अपॉन डेल T। इसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, इनको बोलते हैं गुणांक, मल्टीप्लायर। इन्हें क्षेत्रीय गुणांक कहते हैं, इन्हें आयतन गुणांक कहते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अल्फा, बीटा तथा गामा में अनुपात। अल्फा, बीटा तथा गामा में अनुपात। तो देखिए कैसे होगा? अल्फा, बीटा, गामा में अनुपात
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। 1:2:3। अगला है विशिष्ट ऊष्माधारिता। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विशिष्ट ऊष्माधारिता। अभी क्या होती है विशिष्ट ऊष्माधारिता? सबसे पहले ध्यान करने वाली चीज है कि इसे एस से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? एस से व्यक्त किया जाता है। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है, जब किसी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसकी लेने की क्षमता किस किस चीज पर डिपेंडेंट है? वो डिपेंड करता है अपना विशिष्ट ऊष्माधारिता पर। तो इसकी डेफिनेशन के लिए आप लिखिए, मैं इसी लाइन में लिखा रही हूँ। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने के लिए, ये चैप्टर छोटा भी है और सबसे बड़ी बात इसमें थ्योरी कम और समझने का ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो इसके लिए नोट्स नहीं सेंड किए जाएंगे, आप डायरेक्ट वीडियो से ही समझिए। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान, तापमान में परिवर्तन तथा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा इसे एस से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त कर रहे हैं? एस से व्यक्त किया जाता है। एस बराबर हो गया है यहाँ पर del Q अपॉन del T। फॉर्मूला नोट करो, एस बराबर हो गया है del Q अपॉन del T, ठीक है? अब हम इसकी विमा की बात करते हैं। तो इसकी विमा क्या होगी? m1 l2 t-2 k-1 और जो इसका मात्रक होगा वो होगा जूल पर केल्विन, क्योंकि जूल तो इसका होता है और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है। ये नोट कर लो, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा। m1 l2 t-2 k-1। ठीक है? तो ये विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं है, ये है ऊष्माधारिता। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ऊष्माधारिता का है। डेफिनेशन से आपने क्या पढ़ा? प्रति एकांक द्रव्यमान पर निर्भर है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता को इससे थोड़ा सा छोटा सा s बना दो, बराबर हो जाएगा s अपॉन m। विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए अपन को द्रव्यमान का इसमें भाग देना पड़ता है 1/m del Q अपॉन del T। अब हो गया है ये विशिष्ट ऊष्माधारिता, नोट कर लो इसको। अगला है मूलक विशिष्ट ऊष्माधारिता। मूलक विशिष्ट ऊष्माधारिता। मूलक विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? इसे C से व्यक्त करते हैं और यदि विशिष्ट ऊष्माधारिता में मास के स्थान पर, द्रव्यमान के स्थान पर मोलों का उपयोग किया जाए तो यहाँ लिखेंगे यदि द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्माधारिता में द्रव्यमान के स्थान पर मोलों का उपयोग किया जाए
मूल और